जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। तो आज है फ्रेंड्स 2 जून की हिस्ट्री देख लेते हैं। वैसे तो बहुत सारी घटनाएं हमारे इतिहास में आज के दिन भी घटी है, बट हम कुछ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए 2-3 पॉइंट्स आज की हिस्ट्री के अंतर्गत देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि 2 जून की हिस्ट्री में क्या हुआ। तो 2 जून 1953 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का राज्याभिषेक हुआ। ध्यान दीजिएगा, आज के दिन 1953 में ही महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का राज्याभिषेक हुआ। सेकंड पॉइंट देखेंगे तो 1947 में लॉर्ड लुईस माउंटबेटन ने 1947 में भारत के विभाजन की घोषणा की। तो ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड लुईस माउंटबेटन ने 1947 यानी कि 2 जून 1947 में भारत के विभाजन की घोषणा की। थर्ड पॉइंट देखेंगे 1966 अमेरिका ने इस दिन अपने पहले प्रयास में चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान उतारा। तो ध्यान दीजिएगा, अमेरिका ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान कब उतारा? तो 2 जून 1966। इसमें 1966 को अपने पहले प्रयास में ही चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान उतारा। और 1957 यानी कि 1975 में ब्रिटिश कवि और उपन्यासकार जैकब पोल का जन्म हुआ। तो ये तो हमने कुछ हिस्ट्री के बारे में देख लिया कि आज की हिस्ट्री क्या कहती है। अब चलते हैं हमारे होम साइंस की सीरीज की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम कर रहे हैं होम साइंस की सीरीज, जिसमें क्लास 6 से 12 की बुक को हम कवर कर रहे हैं। और अभी तक हमने हमारा क्लास 6 to 10 कंप्लीट कर लिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, क्लास 6 to 10 की पढ़ाई हमारी कंप्लीट हो गई है। हम आ गए क्लास 11th में। आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस देखी होगी। नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से जा कर के जिस भी टॉपिक में आपको जो भी डाउट है, क्लासेस वाइज प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कराई गई है। आप जा करके वहाँ से अपने हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हमने हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। इतने डिटेल में पढ़ने का एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप इस सीरीज़ को देखिए, समझिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर से, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर किसी भी फील्ड में होम साइंस अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास की तरफ। और हाँ, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है ना, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हमने जैसा आपको बताया, हम कर रहे हैं फ्रेंड्स क्लास 11th, जिसमें हम कर रहे हैं चैप्टर 3 कवर। और चैप्टर 3 है हमारा क्या? भोजन, पोषण, स्वास्थ्य और स्वस्थता। ये हमारा जो है चैप्टर है। और इसी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे आहार संबंधी व्यवहार में परिवर्तन करना। हम किशोरावस्था के बारे में पढ़ रहे थे ना, तो उसी से रिलेटेड जो किशोर होते हैं, उनके आहार संबंधी व्यवहार में परिवर्तन किस तरीके से होता है, तो वो उसके बारे में देखेंगे। बट इसको स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रीवियस क्लास में फ्रेंड्स हमने संतुलित आहार की योजना बनाने में आधारभूत खाद्य वर्गों का उपयोग देखा था, जिसमें आप ये देख सकते हैं, ये आपको समझ में आ रहा होगा ना। ये हमने किया था कि खाद्य वर्ग 5 तरह के होते हैं, जिसमें हमने अनाज, दालें और फलियां, दूध, मांस और उनके उत्पाद, फल और सब्जियां, वसा और शर्करा, ये सभी देखा था। और इन सभी से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, ये देखिए, ये हमने देखा था। सपोज जैसे वसा और शर्करा से हमें क्या मिलता है? ऊर्जा, वसा तथा अनिवार्य वसा अम्ल। हमें वसा और शर्करा अपने डाइट में लेने से इससे ये प्राप्त होता है। और वसा और शर्करा मिलता किस में है? तो वसा मिलता है मक्खन, घी, हाइड्रोजनीकृत तेल है, हाइड्रोजनीटेड, मतलब इन सभी में वसा मिलता है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में बताया। तो ऐसे ऐसे हमने 5 तरह के खाद्य पदार्थ देखे थे। फल सब्जियों से हमें क्या मिलता है? दूध, मांस और उनके उत्पाद से हमें क्या मिलता है? और दूध, मांस और उनके उत्पाद में आती क्या क्या है? तो इन सभी को हमने डिटेल में पढ़ा था, कुछ क्वेश्चन देखे थे। और साथ ही साथ हमने देखा था शाकाहारी आहार के बारे में देखा था। और आहार मार्गदर्शक पिरामिड के बारे में भी हमने देखा था कि आहार मार्गदर्शक पिरामिड होता क्या है। किशोरावस्था में आहार संबंधी पैटर्न देखे थे। किशोरों में आहार संबंधी समस्याओं के कारण देखे थे। किशोरों में आहार संबंधी समस्याओं के कारण देखे थे, जिसमें हमने भोजन में अनियमितता और एक बार भोजन न करना,
स्व अल्पाहार के बारे में हमने देखा था कि स्व अल्पाहार क्या होता है, डाइटिंग भी पढ़ा था और डाइटिंग के परिणाम क्या होते हैं, डाइटिंग की समस्या को दूर करने के उपाय कौन कौन से, इन सभी पॉइंट्स को हमने कवर किया था हमारी प्रीवियस क्लास के माध्यम से। आई होप आपने इस क्लास को देखा होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आहार संबंधी व्यवहार में परिवर्तन करना। किशोर आहार संबंधी व्यवहार में परिवर्तन निम्न प्रकार कर सकते हैं। नंबर 1 है टीवी देखने के समय को सीमित करना। टीवी देखने का समय प्रत्येक दिन 1 घंटे या 2 घंटे तक सीमित होना चाहिए, जिसमें कंप्यूटर का उपयोग करना तथा वीडियो गेम खेलना आदि भी शामिल होना चाहिए। टीवी देखने में अधिक कैलोरी का उपयोग नहीं होता तथा यह खाने के अनुचित तरीके को बढ़ावा देता है, क्योंकि टीवी देखते हुए कुछ न कुछ खाते रहते हैं। जिन लोगों में ऐसी आदतें होती है वह सामान्यतः अधिक भोजन करने या बहुत कम भोजन करने के आदी हो जाते हैं। सेकंड है खान पान संबंधी स्वस्थ आदतें अपनाना। प्रतिदिन 3 बार पूर्ण संतुलित आहार तथा 2 बार पोषक तत्वों वाला नाश्ता लेना चाहिए तथा किसी भी समय का भोजन नहीं छोड़ना चाहिए। स्व अल्पाहार कम लेना। प्रत्येक दिन स्वल्पाहार 2 बार से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए और इसमें कम कैलोरी वाले खाद्य पदार्थ जैसे कच्चे फल, सब्जियां शामिल करनी चाहिए। स्नैक्स में आलू के चिप्स, बिस्कुट और तले हुए खाद्य पदार्थों का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें उच्च कैलोरी और वसा होती है। आप दिन में 1 बार ही अपना मनपसंद स्नैक खा सकते हैं, परंतु इसे आदत नहीं बनाना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है पानी पीना। प्रत्येक दिन 4 से 6 गिलास पानी पीना चाहिए। भोजन से पहले पानी पीना स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। सॉफ्ट ड्रिंक और फलों के जूस बार बार नहीं पीने चाहिए, क्योंकि इनमें ऊर्जा की मात्रा 150 से 170 कैलोरी प्रति आपूर्ति होती है, जो अत्यधिक है। नेक्स्ट है डाइट प्लान बनाना। इससे भोजन पदार्थ और पेय पदार्थ के संयोजन, टीवी देखने, वीडियो गेम खेलने और व्यायाम के समय का साप्ताहिक ब्यौरा रखने में सहायता मिलती है। प्रत्येक सप्ताह शरीर का वजन मापना चाहिए। तो डाइट प्लान भी क्या है, ये भी हमारे आहार संबंधी व्यवहार में परिवर्तन करता है। नेक्स्ट देखते हैं व्यायाम करना। स्वस्थ जीवन शैली के लिए व्यायाम को दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। पाठ्योत्तर कार्यकलापों जैसे खेल इत्यादि में भाग लेने से सक्रियता स्तर को उच्च बनाए रखने में मदद मिलती है। शारीरिक क्रियाकलापों को बढ़ाने हेतु कुछ संकेत निम्नलिखित है। यदि थोड़ी दूर जाना हो तो पैदल चले जाएं या साइकिल से जाएं। बिल्डिंग में लिफ्ट के स्थान पर सीढ़ियों का उपयोग करना चाहिए। प्रत्येक सप्ताह 3 से 4 बार और 20 से 30 मिनट नियमित व्यायाम करें, जैसे टहलना, जॉगिंग, तैरना अथवा साइकिलिंग करना आदि। खेल क्रीडाएं जैसे रस्सी कूदना, हॉकी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल अथवा फुटबॉल खेलना और योग करना सभी आयु वर्गों के लिए अच्छी आदतें हैं, तो व्यायाम करना भी आवश्यक है। नेक्स्ट है नशीले पदार्थों का उपयोग एवं दुरुपयोग। शहरी क्षेत्रों में किशोरों द्वारा तंबाकू, शराब, मेरुजुआना और अन्य नशीली दवाओं का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है, जो अत्यधिक चिंताजनक समस्या है। इससे किशोरों के पोषण और स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसे किशोरों की शारीरिक और मनोसामाजिक पुनर्वास प्रक्रिया में पोषण संबंधी हस्तक्षेप, समर्थन और परामर्श महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके विपरीत ग्रामीण क्षेत्रों में लड़के और लड़कियां कृषि से जुड़े कार्यों में संलग्न रहते हैं। वे मुर्गी पालन, पशुपालन, मधुमक्खी पालन आदि कार्यों में अपने माता पिता की सहायता करते हैं। लड़के खेतों में भी सहायता करते हैं। लड़कियां अपने छोटे भाई बहन की देखभाल करना, खाना बनाना और साफ सफाई करना आदि कार्य भी करती हैं। इसके अतिरिक्त पशुओं का चारा इकट्ठा करना, लकड़ी इकट्ठा करना तथा पानी लाने का कार्य भी किया जाता है। जनजातीय क्षेत्रों में अधिकतर लोग वन उत्पादों जैसे सरसों, फूल पत्तियों, कंदमूल एकत्र करते हैं, क्योंकि वे इन पर निर्भर होते हैं। इन कार्यों से जुड़े लड़कों और लड़कियों का सक्रियता स्तर उच्च होता है, इसलिए उनकी ऊर्जा और प्रोटीन संबंधी जरूरतें भी अधिक होती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के अत्यधिक गरीब समुदायों के किशोरों में कुपोषण की समस्या होने की संभावना ज़्यादा होती है। लड़कियां रक्ताल्पता यानी कि खून में लौह तत्व की कमी, जिसको हम अनीमिया बोलते हैं, से पीड़ित होती हैं और उन्हें स्वस्थ रहने के लिए लौह तत्व युक्त भोजन की आवश्यकता होती है। ग्रामीण क्षेत्र में धनी परिवारों के किशोरों को शहरी परिवारों में उच्च आय वर्गों के किशोरों के समान ही कई समस्याएं होती हैं। वे अधिकतर ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं जो निष्क्रिय और अत्यधिक वसा एवं कार्बोहाइड्रेट वाले होते हैं।
तो ये तो हमने देखा कि आहार संबंधी व्यवहार में परिवर्तन करके किस तरीके से स्वास्थ्य को सुधारा जा सकता है। अब देखते हैं किशोरावस्था और अनीमिया, रक्ताल्पता है इसके अनीमिया क्या है। इसमें हम देखते हैं कि जो हमारे किशोर होते हैं उनमें अनीमिया की कमी क्यों होती है और उसका क्या रीज़न है और किस तरीके से उसका जो है समाधान किया जा सकता है अनीमिया का। तो देखते हैं संसार में अनीमिया से ग्रस्त लोगों की संख्या लगभग कितनी है, 2 बिलियन है, जो विशेषकर लौह तत्व की कमी के कारण होता है। यह रोग विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियों में अधिक पाया जाता है। जो अनीमिया होता है यह महिलाओं और लड़कियों में अधिक पाया जाता है। वर्ष 2005 से 2006 में हुए नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS के अनुसार 30% किशोर लड़कों की तुलना में 56% किशोर लड़कियां अनीमिया से ग्रस्त हैं। आंकड़ा 6 से 59 माह की आयु वर्ग के छोटे बच्चों में 70% है। वर्ष 1991 से 92 में हुए पिछले सर्वेक्षण की अपेक्षा अनीमिया के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। भारत में अनीमिया के असंगत रूप से अधिक होने के कारण गरीबी, अपर्याप्त आहार, बार बार गर्भाधारण करने व स्तनपान कराने तथा स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच की कमी आदि है। किशोरावस्था एक ऐसा समय है जिसमें अनीमिया को दूर करने के प्रयास अधिक प्रभावी होते हैं। महिलाओं में गर्भावस्था से पूर्व ही लौह तत्वों के स्तर को सुधार कर उन्हें इस रोग से ग्रस्त होने से बचाया जा सकता है। लड़कों और लड़कियों को इस रोग से अवगत कराया जा सकता है। इन माध्यमों का प्रभावी तरीके से उपयोग करके लौह तत्व युक्त खाद्य पदार्थों और जहां आवश्यक हो लौह तत्व संपूरकों की जानकारी भी दी जा सकती है। तो इस तरीके से जो है अनीमिया की समस्या को दूर किया जा सकता है। अब देखते हैं खान पान संबंधी आचरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो किशोरों की बढ़ती हुई स्वतंत्रता, सामाजिक जीवन में बढ़ती भागीदारी और व्यस्त कार्यक्रम का उनके खान पान पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। किशोरावस्था में किशोर खाना खरीदने और स्वयं बनाने के योग्य होने लगते हैं तथा अक्सर घर से बाहर जल्दी जल्दी खाना खाते हैं। किशोरों के खान पान संबंधी आचरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। नंबर 1 है परिवार। परिवार किशोरों में खान पान संबंधी आदतों का मूल आधार है। किशोर में समुचित रूप से स्वस्थ खान पान संबंधी आदतें बनाने हेतु माता पिता को बच्चों को उनके विकास काल के दौरान विभिन्न प्रकार के पोषणीय खाद्य पदार्थों में से चुनने का अवसर देना चाहिए। नंबर 2 है मित्र। किशोर अवस्था में मित्रों की संगति का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का प्रभाव पड़ता है। जैसे मित्रों की सहायता से सामान्य से अधिक वजन वाले किशोरों के लिए सहायक हो सकती है, लेकिन वे मित्र ही कभी उन्हें चिढ़ाने का कारण भी बन सकते हैं। नंबर 3 है टीवी। टीवी में खाद्य पदार्थों के विज्ञापनों और कार्यक्रमों में दर्शाई गई खान पान की आदतों ने दशक से ज़्यादा समय से लोगों को प्रभावित किया है। अधिकांश विज्ञापन अत्यधिक शर्करा और वसा वाले उत्पादों के लिए होते हैं, अतः किशोरों को इन खाद्य उत्पादों का उपयोग विवेक से यानी कि ध्यान में रखकर करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है तैयार भोजन। तैयार भोजन की उपलब्धता सरलता से होने के कारण भी किशोरों को खान पान संबंधी आदतें प्रभावित करती हैं। होम डिलीवरी द्वारा वेंडिंग मशीनों से, सिनेमा हॉल में, मेलों में, खेल कार्यक्रमों में, फास्ट फूड बिक्री केंद्रों पर तथा किराने की दुकानों पर दिन भर खाना उपलब्ध रहता है। इसीलिए किशोर कई बार ऐसे पदार्थ खाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है। तो ये तैयार भोजन से आपने समझा, तैयार भोजन का भी प्राय जो होता है ना, रेडी टू ईट लेकर के आते हैं, हम उसको कुक कर लिया। आजकल देखो वेजिटेबल्स भी रेडी टू ईट है, उसमें पानी डालो बन गई सब्जी आपकी है। रोटी ऐसे करके रखते हैं, ला करके वो करो बन गई। तो इस तरह के जो भोजन हैं वो भी बच्चों में जो है उनके स्वास्थ्य पर काफ़ी बुरा प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट है किशोरावस्था में होने वाली खान पान संबंधी विकृतियां क्या हैं। किशोरावस्था में शारीरिक विकास तीव्र होने के साथ साथ शरीर की छवि के निर्माण का भी विकास होता है, अतः इस समय खाने पीने संबंधी बुरी आदतों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि यह आत्मविश्वास को कमजोर करती है। किशोरावस्था में खान पान से व्यवहार में होने वाली समस्याएं निम्नलिखित है। नंबर 1 है एनोरेक्सिया नर्वोसा। आप देखते ही एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा नामक विकृति भोजन व खान पान संबंधी मानसिक रोग है। यह सामान्यतः किशोरों में होती है, यानी कि जो बच्चे बड़े होते हैं, जो एडोलेसेंस में आते हैं, उनमें ये
एनोरेक्सिया नर्वोसा पाया जाता है। यह विकृति किशोरों की शारीरिक छवि को बिगाड़ती है। इस उम्र में व्यक्ति अपनी पहचान के संकट से जूझ रहा होता है और शारीरिक छवि संबंधी समस्याओं के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होता है। खान पान संबंधी अनियंत्रित आदतें किशोरों को सामान्य वयस्क के शरीर की छवि ग्रहण करने में समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। एनोरेक्सिया नर्वोसा विकृति को इस उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। सोनम एक लड़की है जिसका वजन सामान्य है, लेकिन वह फिर भी दुबला होना चाहती। उसकी इच्छा है कि उसका शरीर सुडौल हो, इसलिए उसने भोजन करना लगभग बंद कर दिया है। उसमें आत्मविश्वास की कमी है और वह उदास भी रहती है, जिसके कारण वह अपने परिवार तथा मित्रों से भी दूर होती जा रही है। उसे यह नहीं पता कि वह कुपोषण का शिकार हो रही है और इस बात पर जोर देती है कि वह मोटी है। वह अस्पष्टता एनोरेक्सिया नर्वोसा से ग्रस्त है। वह इस बात से भी अनभिज्ञ है कि अधिक वजन कम करने से उसकी मृत्यु भी हो सकती है। कई बच्चे होते हैं ना, उनका वेट एकदम फिट होता है, ना वो दुबले होते हैं ना मोटे होते हैं, फिर भी जीरो फिगर पाने के चक्कर में वो सोचते हैं कि मैं और भी, मेरी शरीर और भी दुबली हो जाए, तो उस चक्कर में खाना पीना सब छोड़ देते हैं। तो यही क्या है, इसी को हम एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं कि वेट ज़्यादा ना होने के बावजूद भी लगे कि हाँ मैं बहुत मोटी हूँ या फिर मेरा वज़न ज़्यादा है, तब भी आप खाना पीना ना खाओ, सही डाइट फॉलो ना करो, है, उसी को हम एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। अब देखते हैं बुलीमिया। बुलीमिया क्या है? बुलीमिया भी एक अन्य खान पान संबंधी समस्या है। बुलीमिया किशोरावस्था के अंतिम चरण में अथवा वयस्कावस्था के आरंभ में वजन कम करने के निष्फल प्रयासों हेतु लिए गए विभिन्न प्रकार के आहारों से शुरू होती है। इस रोग से ग्रसित रोगी बार बार खाना खाता है और फिर अपने वजन को कम करने का प्रयास करता है। इसके लिए वह भोजन के पश्चात उल्टी करता है। खाना तो खा लेता है पर भोजन के पश्चात उसको उल्टी कर देता है, उसे एनीमा लगाता है तथा व्रत आदि रखता है। 13 से 14 वर्ष के किशोरों में इस रोग के लक्षण अत्यधिक दिखाई देते हैं। महिलाओं में इस रोग की अधिकता होती है, लेकिन पुरुषों में भी 5 से 10% खान पान संबंधी विकृतियां होती हैं। अब देखते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलीमिया के परिणाम क्या होते हैं। बुलीमिया आपने समझा, खाना तो खा लेते हैं घर वालों के कहने के बाद भी, बट वो खाना उसको डाइजेस्ट नहीं करते, उसको उल्टी कर देते हैं, तो उसी को हम कहते हैं बुलीमिया। एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलीमिया के परिणाम क्या निकलते हैं? तो फ्रेंड्स, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलीमिया के परिणाम ये होते हैं कि शरीर में ऐंठन होने लगती है, गुर्दा खराब हो जाता है, हृदय गति असामान्य होने लगती है और दांतों का गिरना। साथ ही साथ लड़कियों में मासिक धर्म देर से आरंभ होता है, लंबाई में कमी होने लगती है और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो इतने सारे दुष्परिणाम निकलते हैं किसके? एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलीमिया के। जो भी इस रोग से ग्रसित होते हैं उनको ये सारी समस्या हो जाती है। अब एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलीमिया से बचाव के उपाय क्या हैं? तो अपनी विशिष्टता को सराहने की कला सीखना, यानी कि अपने आप में ही विश्वास रखना अपने आप पे कि हाँ मैं जैसी हूँ या फिर मैं जैसा हूँ ठीक ठाक हूँ। अपने आप को कभी किसी दूसरे व्यक्ति से कमज़ोर नहीं समझना या फिर कंपेयर नहीं करना। नेक्स्ट है स्वयं का सम्मान करना तथा महत्व देना। नंबर 3, संतुलित आहार सुनिश्चित करना। नंबर 4 है आहार में रेशे वाले पदार्थों को शामिल करना तथा क्षतिपूर्ति हेतु पोषण तत्वों का उपयोग करना। तो इन सभी तरीकों को अपना करके एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलीमिया से बचाव किया जा सकता है। आई होप ये एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलीमिया आपको अच्छे समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन इनसे काफ़ी बनते हैं। कुछ क्वेश्चन है, शाकाहारी आहार किस पर निर्भर होता है? क्वेश्चन 2 कहता है किन क्षेत्रों में फास्ट फूड खाने की प्रवृत्ति अधिक होती है? क्वेश्चन 3, किशोरों में खान पान संबंधी आदतों का मूल आधार क्या है? क्वेश्चन 4 कहता है अधिकांश विज्ञापन किसके लिए होते हैं? हम अभी विज्ञापनों के बारे में पढ़ रहे थे ना। क्वेश्चन 5 कहता है किस विकृति के कारण शारीरिक छवि को नुकसान होता है? उन्हीं के बारे में अभी हम पढ़ रहे थे। ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आई होप अभी तक आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और इसको सॉल्व करिएगा।
अगर आपसे कोई मतलब इनको सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होते, तो कमेंट करके पूछिएगा, आपके हर डाउट लेने का प्रयास किया जाएगा, बट इनको आप सॉल्व करिएगा। मैं बार बार कहती हूँ, जो भी क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं इनको आप सॉल्व करिए। सॉल्व कब करिए? पहले आप वीडियो को देखिए, टॉपिक को समझिए, देन क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अपना एनालिसिस आप खुद कीजिए, तभी आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अब देख लेते हैं, इन्हें भी जाने सक्रियता का स्तर। व्यक्ति की सक्रियता का स्तर क्या होता है? व्यक्ति की सक्रियता का स्तर अर्थात वह कम चलने वाला या हल्का संतुलित ज़्यादा वजन है। यह व्यक्ति के कार्य व्यवसाय से गहरे स्तर तक जुड़ा हुआ होता है। संतुलित आहार ऐसा आहार जिसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा और अच्छे अनुपात में शामिल हो, जो अच्छे स्वास्थ्य के विकास और उसे व्यवस्थित रखने के लिए सभी उपयुक्त पोषक तत्व प्रदान करते हैं। खाद्य वर्ग देख लेते हैं। बहुत से समान गुणों वाले खाद्य पदार्थ जिन्हें एक साथ समूहित किया गया हो। समूहित करने की विशेषताएं कार्य पोषक तत्व अथवा स्रोत हो सकते हैं। स्तनपान वह अवधि जब माँ अपने बच्चे को खुद का दूध पिलाती है। स्तनपान किसको कहते हैं? वह समय जब एक माँ अपने बच्चे को स्वयं का दूध पिलाती है, उसी को स्तनपान कहते हैं। शारीरिक क्रियात्मक स्थिति क्या है? तो ऐसी स्थिति जब शारीरिक अवस्थाओं के कारण पोषक तत्वों की आवश्यकता बढ़ जाती है, जैसे गर्भावस्था और स्तनपान, इसी को शरीर क्रियात्मक स्थिति कहते हैं। स्तुति आहारीय मात्रा क्या है? पोषक तत्वों की ऐसी मात्राएं जो व्यवहारिक रूप से सभी स्वस्थ व्यक्तियों की आवश्यकता को पूरा करती हैं। यह किसी एक व्यक्ति की आवश्यकता नहीं, बल्कि ऐसे दिशा निर्देश हैं जो हमें दैनिक रूप से लिए जाने वाले पोषक तत्वों की मात्रा के विषय में जानकारी देते हैं। पोषक तत्व क्या है? कितनी बार पढ़ा है हमने? भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनकी उचित मात्रा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होती है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर हेतु ऊर्जा के मुख्य स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट के मुख्य सोर्स आलू, चावल, केला, गेहूं आदि है। प्रोटीन्स क्या है? यह शरीर की वृद्धि व नई कोशिकाओं के निर्माण में सहायक है। प्रोटीन के मुख्य स्रोत मांस, मछली, दालें, अंडा, पनीर इत्यादि हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, भोजन, पोषण, स्वास्थ्य और स्वस्थता। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट रह जाता है फ्रेंड्स, तो कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, आपके हर डाउट लेने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। पहले टॉपिक पढ़ते हैं, देन क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।